नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। आज इस खुद नविश्त कि 16वें बाब देर आयद दुरुस्त आयद का दूसरा हिस्सा, चैप्टर 16B, देर आयद दुरुस्त आयद। अब मानना पड़ रहा था कि बेवकूफ तो मैं अपने आप ही को बना रहा था, जानता दरअसल मैं कुछ नहीं था। उन 3 साल में मिस्कीन सहमे हुए ओम को एक बेहतरीन अदाकार और हौसलामंद इंसान में बदलता अपनी आंखों से देख रहा था, जबकि मैं वही गुरूर से भरा बड़बोला था जिसने एनएसडी में दाखिला लिया था। पिछले 3 वर्षों में ना तो मैंने कुछ तलाश किया ना कुछ पाया। अगर तरक्की की थी तो सिर्फ खुद फरेबी में। ऐसा लगा जैसे बर्फ की बाल्टी किसी ने मुझ पर उंडेल दी है। ओम जैसे एक्टरों की सच्ची लगन के सामने मैं कहीं नहीं टिकता था। मैं तो इश्कबाजी में ऐसा पड़ा कि सारी दुनिया को भूल गया। अब इस ख्याल को हलक से उतारना पड़ रहा था कि ये साल बर्बाद हुए। मैं इस कमीनी दुनिया को दिखा दूंगा। बचपन की मेरी ये लंतरानी अब धीरे धीरे एक करारदाद में बदलने लगी कि कुदरत ने कूट कूट कर जो अकड़ मुझ में भरी है, मैं उसके काबिल बनूं। अगर वाकई अच्छा अदाकार बनना है तो मेरे पास होशियारी के अलावा और भी सलाहियत होनी चाहिए। अपना काम सीखने का वक्त आखिर आ ही गया था। पहले दिन क्लास में आकर प्रोफेसर तनेजा ने काला चश्मा उतारकर नजरों का चश्मा लगाया। मेज के किनारे 2 उंगलियां थोड़ी देर बजाईं। गला साफ करके कुछ सेकंड हम किया, गोया सुर ढूंढ रहे। फिर बोलने लगे। 2 साल तक क्लास के आगाज पर हर रोज मैं उनकी इस छोटी सी नृत्य नाटिका का इंतजार करता। उस रोज वो बमुश्किल इतना कह पाए, मुझे तुम में से कोई चाहिए जो। मैं थिएटर का घाघ अपने उन नादान साथियों को अपनी कारस्तानियां दिखाने के लिए बेचैन उछल के सामने जा पहुंचा, ये जाने बिना कि वो करवाना क्या चाहते हैं। मैं जंबील से अपने सारे करतब निकाल कर दिखाने को बेताब था। हंसना, रोना, मुकालमे बोलना, नाराज होना, नाउम्मीद होना, मज़ाहिया चेहरे बनाना, फर्श पर लोट-पोट हो जाना, सर के बल खड़े होना। उन्होंने मुझे यह हिदायत दी, बाहर जाके थोड़ी देर बाद इसी दरवाजे से अंदर आओ। बाहर जाके थोड़ी देर बाद इसी दरवाजे से अंदर आओ। बस इतना ही, और कुछ नहीं। मैंने सोचा, अच्छा चाहते हैं कि मैं खुद कुछ करके दिखाऊं। तो बाहर जाकर कुछ पलों में मैंने सोचा कि एंट्री को दिलचस्प कैसे बनाया जाए। मुझे लगा कि यही उनका मकसद होगा। जो 2-4 बचकाने से गुर आते थे, उनका सहारा लेते हुए एंट्री मारी। दहलीज पर जानबूझकर ठोकर खाकर लड़खड़ाया और एक ख्याली शख्स को लताड़ने लगा जिसका सही तरह से मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था।
मैं दाखिल हुआ ही था कि आवाज आई, रुक जाओ शाह, तुम इसके लिए सही नहीं हो, बैठ जाओ। कोई और सन्न होकर और कहाँ गलती हुई इससे बिल्कुल अनजान मैं अपनी सीट पर जा बैठा। विक्रम मेहरोत्रा नाम के एक खूबसूरत ठीकरे ने फर्श पर मेरी जगह ली और तनेजा साहब की हिदायत को बखूबी पूरा करके दिखाया। अदाकारी में विक्रम को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बाद में कभी एक्टिंग भी नहीं की। हालांकि इंस्टीट्यूट की कैंटीन में उसने मुझे कई बार फराख दिली से नाश्ता कराया। वो अंदर आया और कमरे के बीच खड़ा हो गया, गोया जानता ही ना हो कि करना क्या है। जो बात समझानी थी उसके लिए ठीक इसी चीज की जरूरत थी। फिर तनेजा साहब ने विक्रम से उसकी घड़ी लेकर उससे कहा, बिल्कुल वही जो उसने किया फिर से दोहराए, पर अब तुम अपनी घड़ी लेने आ रहे हो। इस बार विक्रम जब अंदर आया तो उसके पूरे जिस्म में एक इरादे का साफ जज्बा था, कोई भौंडापन नहीं। इस बार उसे पता था कि उसे करना क्या है। अपनी घड़ी की तलाश, जो उसे बताए बिना प्रोफेसर ने ड्रॉअर में छुपा दी थी। फिर से बिल्कुल वही दोहराने के बजाय इस दफा वो मजबूर था अपनी घड़ी तलाश करने पर। उसका दिमाग चल रहा था और वो उन जगहों पर झांक रहा था जहां वो घड़ी होनी चाहिए थी। मैं इस काम के लिए गलत क्यों था, फौरन समझ में आ गया। बिना मंसूबा बनाए रद्द अमल दे सकने वाला अदाकार मैं था ही नहीं। एनएसडी के एक्टरों को हमेशा नक्शे की जरूरत रहती है और अगर नक्शा न मिले तो रास्ता नहीं ढूंढ पाते। यहां हमसे कहा जा रहा था कि अपने तस्वुर को खुद एड़ लगाएं और हालात के मुताबिक जो करना चाहिए वो करें, भले पहले से वो करने का इरादा रहा हो या नहीं। बिल्कुल वही बात जो मरजीवा के दौरान बेचारी श्रीलता कह कहकर थक गई कि अदाकार के काम की बुनियादी जिम्मेदारी यही है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब कुछ कुछ समझ में आने लगा। जब हम असली सुई में असली धागा पिरोते हैं तो मंसूबे की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ मालूम होता है क्या करना है, कैसे करना है। ये करते ही वक्त दिमाग में आता है तो फिर एक तसव्वुराती सुई धागे से उसी तरह काम क्यों नहीं लिया जा सकता। अभी तक मुझे इम्प्रोवाइजेशन का मतलब लगा था सिर्फ दो अदाकारों का एक दूसरे से जुमलेबाजी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और जो ज्यादा हाजिर जवाब हो उसकी तारीफ होती थी। ऊपर से एनएसडी की एक्टिंग क्लास में हमसे कहा जाता था कि एक पल में ऐसे किरदार बने जिन्हें निभाते हुए खुद डैनियल डे लुइस साहब के छक्के छूट जाएं। अदाकारी की हमें उस वक्त इतनी भी समझ नहीं थी कि चाय के तसव्वुराती प्याले को कैसे पकड़ें, पर हमसे पेचीदा किरदार या हालात का तसव्वुर करने को कहा जाता, जिसके लिए ना हम में तजुर्बा था न सकत। मसलन फुटपाथ पर रहने वाला भिखारी या चोर या फालिज का मरीज, जीवन साथी की बेवफाई का पता लगने पर रद्द अमल देना, एक हुजूम को आग के बारे में आगाह करना, वगैरह वगैरह। किरदार की सच्चाई दिखाओ, यही मंत्र दोहराया जाता था।
जैसे किरदार की सच्चाई दिखाना बच्चों का खेल हो। स्टानिस्लावस्की के भारी भरकम जुमले, हौसला अफजाई, मोटिवेशन, जज्बाती यादें, इमोशनल मेमोरी, नफ्सियाती इशारे, साइकोलॉजिकल जेस्चर, तहत शऊर रद्द अमल, सबकॉन्शियस रिएक्शन हम पर लादे जाते, पर कोई भी उनके मतलब पर रोशनी न डाल पाता। FTII में इन जुमलों पर रोक थी। चरित्र चित्रण को खिड़की से बाहर फेंकने का और अदाकारी में हर काम खुद की हैसियत से करने का हमसे कहा जा रहा था, ताकि कोई दूसरा किरदार बनने से पहले हम अपने ही बर्ताव और अपने ही सहज कामों को समझ पाए। देर से ही सही, बात अब समझ में आने लगी थी कि कोई किरदार एक जगह से दूसरी जगह हमेशा किसी मकसद से ही आता या जाता है। शानदार एंट्री लेना एक ऐसी नरगिसियत थी जिसका मैं कई बार शिकार हुआ और जो आदत बन चुकी थी मेरी। तब से अब तक कह सकता हूं कि मैं अपने आप को उस खुद परस्ती के चुंगल से निकालने में कामयाब रहा हूं। NSD हमें मंच पर असरदार ढंग से खड़े होना, मुकालमों की रवानी, लिबास का इस्तेमाल, रोशनी आंख में पकड़ना, आवाज दूर तक पहुंचाना, गोया नाजरीन के सामने एक अच्छी तस्वीर बनना सिखाया गया था। 2 दूनी 4 के पहाड़े की तरह अदाकारी के 5 काफ, कौन, क्यों, क्या, कहां और कब, अदाकारी के 5 काफ की खूब गर्दान थी और ये बार बार कराई जाती, पर ना कोई ये समझा सका कि उन्हें इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, ना ये कि उनका इस्तेमाल होता कैसे है। अब FTII में जो कुछ बताया जा रहा था उसमें 5 काफ के जीते जागते मिसाल मौजूद थे। इरादे के लिए कोई मंसूबा मत बनाओ, बर्ताव तभी सच्चा लगेगा। NSD में मैंने ये लफ्ज कभी नहीं सुने थे। प्रोफेसर तनेजा ने पहले दिन मेरी तरफ तीखी नजर डालते हुए कहा, तुम में से कुछ हैं जिन्हें काफी कुछ अनलर्न मतलब अनसीखा करना पड़ेगा। हमारी डिक्शनरी से एंट्री, एग्जिट, प्रॉप, प्रवेश जैसे अल्फाज का मिटना जरूरी था। जो कुछ भी हम करें वो बेमंसूबा, बेसोचे नहीं, बेमंसूबा करना जरूरी था। सबसे अहम ये कि सारे अमल हमें अपने आप को किरदार समझकर नहीं बल्कि बतौर खुद करने थे। जी हुआ, मैं फौरन पूछूं कि जब हम अपने जैसे किरदार न कर रहे हों तो, पर यह सोचकर रुक गया कि अभी तक जो कुछ समझ में आया उसी से तसल्ली कर लूं। दरारों से रोशनी की एक हल्की सी किरण नजर आने लगी थी। लगा कि जल्दी कुछ और जवाब मिलेंगे। न्यूयॉर्क के एक्टर्स स्टूडियो में सैनफर्ड माइजनर के तहत तालीम पाने के बाद न्यूयॉर्क के एक्टर्स स्टूडियो में सैनफर्ड माइजनर के तहत तालीम पाने के बाद
तनेजा साहब FTII के शोबे अदाकारी के पहले प्रोफेसर बने। हर तरह से वो अलकाजी के बिल्कुल बरक्स थे। बेतरतीब घुंघराले बाल, गोल मटोल, खुश दिल और बेहद सुलझा मिजाज। डिसिप्लिन की छोटी मोटी चूकों को अनदेखा कर देना उनकी आदत थी। सभी तुलबा बेहद चाहते थे उनको। जो बंबई में कामयाब हो चुके थे वो भी अक्सर पूना जियारत करने आते। मालूम नहीं तनेजा साहब को उस चरण वंदना से क्या महसूस होता था, लेकिन देश के कई बड़े सितारे बराबर आपके पांव छूते रहे तो जहन पर कुछ तो असर पड़ेगा ही। मुझे तनेजा साहब को जानने में जरा वक्त लगा और उनसे बेतकल्लुफी कभी ना हो पाई। उनके लिए मेरे दिल में कुछ ज्यादा ही लिहाज था और अब भी उनका एहसान मानता हूं कि उन्होंने अदाकारी के काम में क्या सीखना जरूरी है इस बारे में मेरे मन की खिड़कियां खोली। अंग्रेजी या हिंदी फिल्में देखी थी तब तक अंग्रेजी या हिंदी फिल्में देखी थी और अब और मुल्कों का सिनेमा पहली बार देखकर समझ में आने लगा कि हमारे अपने सिनेमा में अदाकारी ज़्यादातर झूठी क्यों लगती है। मुझे उन इतालवी, पोलिश, जर्मन, जापानी फिल्मों की तसनीफ और अदाकारी में ज़िंदगी और सिनेमा की समझ की जो सतह थी, हमारे मुसन्निफ और अदाकार उसके आसपास भी नहीं फटकते थे। वैसी अदाकारी कर पाने की तलब मुझ में उठने लगी, जिसके नमूने मैं अब देख रहा था। पेड़ों के इर्द गिर्द गाने गाना और विलन की मरम्मत करना न मेरे बस का था न उसमें दिलचस्पी रही। मुझे साफ साफ दिखने लगा कि मेरा रुझान उस तरह की अदाकारी में है जिससे FTII में मेरा तारुफ हुआ। समझ में नहीं आता था कि उन ज्यादातर यूरोपीय फिल्मों के अदाकार इस कदर सच्चे कैसे नजर आते हैं। कुछ देर तक मुझे लगा कि हकीकत में अदाकारी ही देखने के काबिल होती है, लेकिन फिर याद आए लॉरेंस ओलिवर और तुशेरू मुफ्ने। इन दोनों हजरात की वाकई अदाकारी से भी तो नजरें नहीं हट पाती। उन दोनों अजीम फनकारों की अदाकारी का तरीका मैं समझ सकता था। कड़ी मशक्कत और सख्त नज़्म व ज़ब्त हैरानी का सबब था। कड़ी मशक्कत और सख्त नज़्म व ज़ब्त हैरानी का सबब था कि डस्टिन हॉफमैन, जिनको तब मैंने सिर्फ द ग्रेजुएट में देखा था, या पियर ऑस्कर, एक कम मशहूर मगर दिमाग रोशन कर देने वाले स्वीडिश फनकार, या फ्रांस के जॉन लुई त्रिंतियां, जो अदाकारी किसी तिकड़मबाजी के बगैर कर रहे थे, ऐसा लगता था कि जो किरदार वो निभा रहे थे वही बन गए। उनका रवैया इतना सच्चा था। मैं अपने आप से ये पूछता रहता, ये लोग ऐसा असर किस तरह पैदा कर लेते हैं। लगा कि FTII में हमें जो सिखाया जा रहा है उसी जानिब छोटा सा कदम है। और मैं तो इस ख्याल के साथ वहां गया था कि घटिया फिल्मी गानों पर होंठ हिलाना और ठुमके लगाना सिखाया जाएगा। मेरे जोश की अब कोई हद नहीं रही। अब ऐसा लगने लगा कि सीखने में मजा आने वाला है। आर की जफा का गम दूर करने के लिए यह काफी था। ये पुरअसरार लफ्ज
मेथड, तरीका, ये पुरस्कार लफ्ज मेथड कुछ कुछ समझ में आने लगा। उन दिनों जो ड्रग्स मुनासिब दामों पर मिलते थे मुझे असली दुनिया से पनाह देने लगे। उनके सहारे में एक सुरंग में घुसता गया, लेकिन ये जानने लगा कि अदाकार जब अदाकारी करता है तो वो करता क्या है। इस ख्याल ने मुझे अरसे तक परेशान रखा कि ज्यादातर अदाकार जब नहीं, ब्रैकेट में पकड़िएगा, नहीं, अदाकार जब बतला रहे होते हैं, यानी नहीं बतला रहे होते हैं कि एक्टिंग करने का उनका तरीका क्या है, तो लफाजी का ही सहारा क्यों लेते हैं। अदाकारी कुछ नहीं, वेश बदलते रहना, बस बालिगों का काम थोड़ी है। दर्शकों को खांसने से रोकने की कला या फिर भारी भरकम नकली रहस्यवाद, अपना मरकज तलाश करने की कोशिश करता हूं, अपने किरदार में बस गुम हो जाता हूं, मैं बस वो किरदार बन जाता हूं, बाकी सब अपने आप होता है। दूसरों को अपने काम के बारे में कुछ समझाने की हिचक का मतलब यह है कि ऐसे अदाकारों के पास, इस हिचक का मतलब यह है कि ऐसे अदाकारों के पास ज्यादा कुछ समझाने को है ही नहीं, पेशे की चालाकियों के अलावा। अदाकारी वाकई में बढ़ई यानी कारपेंटर, बढ़ई के काम जैसा शिल्प है। तो अदाकारों को यह समझा पाना मुश्किल क्यों लगता है कि उनके काम में, यूं कह लीजिए कि लकड़ी को जरूरी जावियों में चीरा कैसे जाता है और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल चीज कैसे बनाई जाती है। क्या एक्टर का काम सिर्फ अलग अलग किरदार निभाना, लोगों को मुआवजा ना कर अपने कर्तव्य दिखाना ही है। जैसा कि सर लॉरेंस ने एक बार कहा था, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। पर सवाल यह उठता है, किस लिए आपकी तरफ देखा जाए। इन सवालों के जवाब इस कदर सादा हैं कि कई अदाकार उनका सामना नहीं कर पाते। अदाकारी के काम के तरीके को समझने की कोशिश करना और वो सब धागे जिनके मिलने पर अदाकारी की सच्चाई पैदा होती है, उनको जोड़ना, ये सफर लंबा रहा है। कभी गहरे अंधेरे से भरा, कभी चकाचौंध उजाले से रोशन, तो कभी मायूसी की खाई में धंसा। मैं अब भी उसी सुरंग से गुजर रहा हूं। दूसरे सिरे पर दिखाई देती है रोशनी। मैं अब भी उसी सुरंग से गुजर रहा हूं। दूसरे सिरे पर मैं अब भी उसी सुरंग से गुजर रहा हूं। दूसरे सिरे पर दिखाई देती रोशनी अलबत्ता उम्मीद बंधाती है, और माजी की कई मशालों ने अंधेरे को चीरा भी है। ये लफ्ज मेथड अमेरिका में गढ़ा गया, गालिबन स्तानिस्लाविस्की के सबसे मशहूर शागिर्दों के जरिए, जो 20वीं सदी के शुरुआत में मॉस्को आर्ट थिएटर की तारीखी अमरीकी सफर के बाद वहीं टिक गए। कहीं ये बात भी दर्ज है कि खुद स्तानिस्लाविस्की शुरू में बहुत बासलाहियत अदाकार नहीं थे, इसलिए अदाकारी का कोई ऐसा तरीका रचने या तलाश करने की जरूरत महसूस हुई उन्हें जो अदाकारी की चालाकी या मनोरंजन करने की कला या तुरंत लम्हे को पकड़ने से परे हो। अदाकारी करने का ऐसा तरीका जो एक्टर के मूड
या पैदाइशी हुनर या कोई जादू हो जाने की उम्मीद जैसा ऊल जलूल ऑल फॉल चीज पर ना टिका हो। इंसानों को मंच पर पेश करने का एक ऐसा ढंग जिसकी बुनियाद ठोस इंसानी बर्ताव हो, ऐसा तरीका जो नाज़रीन की बेतवज्जही किसी बुरे दिन का भी ढाल बनकर मुकाबला कर सके, जो अदाकार को सही सिमत में ले जाए, एक ऐसा तरीका जिसे समझाया जा सके, जिस पर अमल किया जा सके। उन दिनों मगरिब में जो सतही नाटकीयता आम थी, उसके खिलाफ स्तानिस्लाविस्की ने किरदार की नफ्सियाती सच्चाई, साइकोलॉजिकल ट्रुथ पर जोर दिया, जिससे उनकी मुराद था सच्चा बर्ताव। उनका कहना था कि किरदार के हालात आसपास की हर चीज से रिश्ता जोड़कर ही समझे जा सकते हैं, और ये रिश्ता तभी मुमकिन है कि किरदार के हालात आसपास की हर चीज से, माफ कीजिएगा मैं फिर से पूरा पढ़ रहा हूं, एक लाइन मिक्स हो गई थी। उन दिनों मगरिब में जो सतही नाटकीयता आम थी, उसके खिलाफ स्तानिस्लाविस्की ने किरदार की नफ्सियाती सच्चाई, साइकोलॉजिकल ट्रुथ पर जोर दिया, जिससे उनकी मुराद था सच्चा बर्ताव। उनका कहना था कि किरदार के हालात आसपास की हर चीज से रिश्ता जोड़कर ही समझे जा सकते हैं, और ये रिश्ता तभी मुमकिन है जब सारे काफ ध्यान में रखे जाएं। थिएटर की खुशनसीबी थी कि स्तानिस्लाविस्की के रिसर्च के वक्त इत्तेफाकन उसकी तकमील के तौर पर नाटककार एंटोन चेखोव की भी कोशिशें चल रही थीं। उन्होंने भी उन कद आवर किरदारों के सांचे को तोड़ने में मदद की जिनकी मंच पर भरमार थी, और पिछड़े हालात के रहम पर जीते आम इंसानों की उम्मीदों के बारे में नाटक रचे। सिनेमा में स्तानिस्लाविस्की मेथड इस्तेमाल करने वाले गालिबन अमरीकी अदाकार सबसे पहले थे, कम से कम जाने माने होने की वजह से उन्हें ये शोहरत मिली। बाद में हुआ ये कि मेथड मुतअद्दिद नाकारा अदाकारों के लिए अपने भोंडे काम को सही साबित करने का बहाना बन गया। इसलिए सर खुजाने और नाक पोंछने वाली अदाकारी के इल्ज़ाम जो जल्द ही मेथड पर लगे, वो पूरी तरह बेबुनियाद नहीं थे। मार्लन ब्रांडो की पहली 2-3 फिल्मों में नफ्सियात से मुतासिर फॉर्म तैयार हुआ। वो जल्द ही घिस पिट कर पुरानी दकियानूसी इशारती अदाकारी जितना महदूद बन गया। उस वक्त अदाकारी के ये 2 बेपनाह मुख्तलिफ तरीक़े उरूज पर थे, और दोनों के नमूने मुलाहिज़ा करने हों तो जोसेफ मैंक्यूटिश की फिल्म जूलियस सीजर, माफ कीजिएगा फिर से, और दोनों के नमूने मुलाहिज़ा करने हों तो जोसेफ मैंक्यूटिश की फिल्म जूलियस सीजर में मार्लन ब्रांडो और जॉन गिलगेट जैसे महान रंगबाजों को एक साथ देख लीजिए। तो ये था 16वें बाब का दूसरा हिस्सा। मैं बार बार माफी मांगता हुआ बुरा लगता हूं, बट दूसरी जबानों के तलफ़ुज़, जैसे यहाँ पर कुछ जापानी तलफ़ुज़ हैं, कुछ अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ हैं, कुछ रूसी तलफ़ुज़ हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से माज़रत। कल फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त।
आदाब।